कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है। हम आए दिन देखते हैं कि लोगों द्वारा कानूनी प्रक्रिया या कानून के नियमों का गलत उपयोग किया जाता है। चलिए इनको संक्षेप में समझते हैं। कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, जब कोई कानूनी प्रक्रिया जो होती हैं वो न्याय देने के लिए होती हैं। जब कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया या कानून का सहारा न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को डराने के लिए, बदनाम करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तब इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कहते हैं। मतलब कि कानूनी प्रक्रिया का प्रमुख लक्ष्य होता है एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, बदनाम करना होगा। ठीक है, यहाँ देखें, सरल शब्दों में अगर हम समझें, देखें तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए कोई केस दायर करना, दबाव बनाने के लिए बेवजह अदालत में मामला डालना, ये सब कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन मीन्स होता है द्वेष के साथ अभियोजन, मतलब कोर्ट में केस चलाना। ठीक है, जब तक वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं पहुंचेगा, कोर्ट में पहुंचने के बाद हम इसे अभियोजन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। चलिए देखें, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी कारण के, ठीक है, द्वेषपूर्ण भावना से किसी पर केस चलाए। जब कोई व्यक्ति द्वेष की भावना से किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाए या केस करे और वह बाद में, केस तो लगाया गया और वह केस बाद में झूठा साबित हो जाए, ठीक है, तो इसे हम विद्वेषपूर्ण अभियोजन कहते हैं। इसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन कहा जाएगा। सबसे पहले तो व्यक्ति क्या करेगा, उस पर झूठे आरोप लगाएगा। इसके बाद उस पर अभियोजन चलाया जाएगा, कोर्ट पर पेशी की जाएगी, चलाई जाती है। ठीक है, अभियोजन चलाया जाएगा, इसके चरण हैं। ठीक है, इसके तत्व हैं। फिर उसको अदालत द्वारा उस पर निरीक्षण किया जाए, जांच पड़ताल की जाए और अदालत द्वारा उसे क्या किया जाए, बरी कर दिया जाए और इस केस को झूठा साबित कर दिया जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब अदालत में पहुंचता है तो उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन माना जाता है, मतलब द्वेष के साथ अभियोजन चलाना, केस चलाना। ठीक है, और ये जो है वो टॉर्ट के अंतर्गत आता है, एक सिविल क्राइम माना जाएगा। चलिए इसके कुछ तत्व पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब इसके कुछ तत्व जानते हैं, जिनके बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला होगा कि अगर आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं प्रतिवादी पर, तो आपको कुछ प्रूव करना होगा। इसके कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार है विद्वेषपूर्ण अभियोजन के। पहला है कि अभियोजन जो है वो प्रतिवादी द्वारा आरंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, अभियोजन प्रतिवादी द्वारा लगाया जाना चाहिए। दूसरा है अभियोजन वादी के विरुद्ध होना चाहिए। तीसरा है कि अभियोजन अंत में वादी के पक्ष में हो जाए, मतलब अभियोजन वादी के पक्ष में हो जाए या अभियोजन असफल रहा हो। ठीक है, अभियोजन असफल रहा हो मीन्स जब अभियोजन चलाया जाए, केस चलाया जाए, तो वह बरी हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अभियोजन प्रूव करना होगा। अगला तत्व है कि अभियोजन युक्ति संगत नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो अभियोजन चलाया गया था वह द्वेषपूर्ण भावना से चलाया गया था।
ठीक है, जिसमें निजी शत्रुता की भावना हो सकती है, द्वेष हो सकता है, बदनामी हो सकती है, उत्पीड़न जैसे उद्देश्य से किया गया था। अगला पॉइंट होना चाहिए कि वादी को क्षति होती है, वादी को क्षति होनी चाहिए, जैसे प्रतिष्ठा की हानि, स्वतंत्रता की हानि, आर्थिक नुकसान भी होते, मानसिक नुकसान भी होते। देखिए, उसे कोर्ट में पहुंचाया जाता है, जिसे अभियोजन कहते हैं। कोर्ट में जाने के बाद उसे मानसिक प्रताड़ना होती है, आर्थिक तो नुकसान होता ही है और मानसिक भी होता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि मानहानि किसे कहती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, मानहानि क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति विद्वेषपूर्ण भावना से किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। ठीक है, तब वह मानहानि का दावा पेश कर सकता है। इसे डिफेमेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसका अर्थ होगा व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक या व्यावसायिक या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना मानहानि कहलाता है। मीन्स होता है किसी व्यक्ति की मान को कम करना या मान को क्षति पहुंचाना या समाज में उसकी प्रतिष्ठा को कम करना ही मानहानि के अंतर्गत आता है। यह एक सिविल दोष होता है जो कि टॉर्ट के लिए होता है, व्यक्ति इसके लिए हर्जाना मांग सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है और धारा 500 में इसके दंड के प्रावधान है। ठीक है, जिसमें जुर्माना और सजा भी दी जा सकती है। अब देखते हैं मानहानि के कुछ तत्व। देखें मानहानि के कुछ तत्व। पहला, कथन होना चाहिए। मानहानि के लिए क्या होना चाहिए? जब मानहानि की परिभाषा में देखें, जब व्यक्ति द्वारा, कोई कथन द्वारा, कोई लिखित सामग्री द्वारा, कोई इशारों द्वारा किसी के मान सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे मानहानि कहते हैं। ठीक है, पहला तो कोई कथन होना चाहिए, व्यक्ति द्वारा कथन होना चाहिए जो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इशारे द्वारा भी हो सकता है, या इसमें मल्टीमीडिया का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे कि कथन जो होता है वो व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। व्यक्ति द्वारा जो कथन बोला जा रहा था, ठीक है, प्रतिवादी जो कथन बोला जा रहा था, ये स्पष्ट होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में था। यदि मृत व्यक्ति के संदर्भ में ये होता है कि अगर मृत व्यक्ति के बारे में किसी ने कोई टिप्पणी की है, ठीक है, यदि उससे जीवित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर क्षति होती है, हानि होती है, तो यह भी मानहानि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ होना चाहिए मेन तत्व। मानहानि के केस में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि कथन का प्रकाशन होना चाहिए, कम से कम तीसरे व्यक्ति की पहुँच होना चाहिए। मतलब कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, कमेंट करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा कमेंट करता है, दूसरे व्यक्ति पर कमेंट करता है, तो तीसरा कोई पक्षकार होना चाहिए जो बता सके कि ये हुआ था। अगला देखें, अगला हम देखते हैं, अगला देखें कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कथन से अगर हमें मानहानि का बात प्रस्तुत करना है तो बताना पड़ेगा कि कथन ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्रतिष्ठा पर हानि पहुंची। ठीक है, समाज में उसकी छवि खराब हुई, धूमिल हुई है। अगला देखें, आशा या ज्ञान या विश्वास होता है। इसका मतलब ये होता है कि मानहानि करने वाले को यह पता हो कि उसके द्वारा बोला गया कथन, ये लिखा हुआ कथन
मानहानि का कारण बन सकता है। अब अगला हम देखेंगे उचित टिप्पणी किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि उचित टिप्पणी किसे कहते हैं। देखिए, आप कोई टिप्पणी तो कर देते हैं, आप कोई लिख देते हैं, आप बोल देते हैं, ठीक है, या किसी पर कोई कमेंट कर देते हैं। अब ये हर बात मानहानि वाली नहीं होती, हर बात के लिए मानहानि प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं उचित टिप्पणी। कई बार जो बात बोली जाती है या टिप्पणी बोली जाती है या कोई कथन बोला जाता है उसे उचित मान लिया जाता है। तो भाई किस प्रकार होता है उसे देखेंगे। उचित टिप्पणी, फेयर कमेंट, इसका क्या अर्थ होता है देखें। तो इसे नॉर्मली समझें तो मानहानि के मामले में उचित टिप्पणी एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रतिरक्षा होता है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज में आलोचना की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना होता है। अब देखें कि क्या होती है उचित टिप्पणी। जब कोई व्यक्ति कोई किसी विषय पर कोई कथन बोले, कोई वाक्य बोले या कोई टिप्पणी बोले जो कि सामाजिक महत्व पर हो, आधारित हो या तथ्यों पर आधारित हो, तब यह टिप्पणी या कथन जो है वह उचित मानी जाती है। मतलब व्यक्ति का कथन या कोई टिप्पणी जो सामाजिक महत्व रखती हो, जब सामाजिक महत्व की दृष्टि से या सत्य तथ्यों के आधार पर, सही तथ्यों के आधार पर व्यक्ति द्वारा कोई टिप्पणी की जाए, कोई कथन बोला जाए, कोई बात बोली जाए, तो इसे हम उचित टिप्पणी के अंतर्गत रखते हैं। इसके कुछ तत्व भी होते हैं। पहला देखेंगे कि टिप्पणी तथ्य पर आधारित हो। अगर उचित टिप्पणी कराना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होती है वो बताना पड़ेगा हमें। देखिए, अगर हमें ये प्रूव करना है कि हमारे क्लाइंट ने जो कथन बोला था वो सही था, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो कथन बोला गया था वो तथ्यों पर आधारित था, ठीक है, मनगढ़ंत नहीं था, झूठा नहीं था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विषय सार्वजनिक महत्व का था, ठीक है। अगर सार्वजनिक महत्व के विषय पर हम कोई बात रखते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो वह फेयर कमेंट के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। जैसे सार्वजनिक पदाधिकारियों के आचरण पर, सरकारी कार्यप्रणाली पर, न्यायालयी कार्यवाही पर, साहित्य पर, कला पर, फिल्म पर जब हम कोई भी बात रखते हैं तो वह फेयर कमेंट के अंतर्गत रखी जाती है। अगला देखेंगे टिप्पणी निष्पक्ष होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अगर हम कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कथन बोल रहे हैं, कथन को ही बोलने को हम टिप्पणी बोलते हैं। एक शब्द भी अगर बोला जाता है उसको टिप्पणी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मामले में अपनी राय रखने को हम टिप्पणी कहते हैं। अगर टिप्पणी द्वेष की भावना से की जा रही है, कोई शत्रुता से की जा रही है, तो इसे निष्पक्ष नहीं मानी जाती है। तो टिप्पणी में निष्पक्ष होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। अगला तत्व है, अगर हम फेयर कमेंट बताना है तो टिप्पणी राय होना चाहिए, कोई दावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी की राय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पणी को नए तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया तो यह प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। टिप्पणी एक राय होना चाहिए, कोई दावा नहीं होना चाहिए। मतलब टिप्पणी जब की जाती है तो एक राय होना चाहिए कि मैं ये ऐसा मानता हूँ, ठीक है। जैसे हम कभी बोले कि हर नेता लुटेरा होता है, तो ये एक अनफेयर कमेंट होगा। और हम बोले कि शायद नेता हो सकते हो, ये ओपिनियन मान ली जाए। भाषा मर्यादित होनी चाहिए। टिप्पणी जो की जाए वो अश्लील, अपमानजनक या अनावश्यक रूप से आक्रामक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो टिप्पणी की भाषा होना चाहिए वो मर्यादित होना चाहिए, उसमें अश्लील, अपमानजनक व अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया चाहिए,
इस प्रकार आज हमने इतना सब कुछ देखा। आप 2 से 4 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ रट जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।